ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। हितेश एक बार बताना बेटा, स्क्रीन पे साफ आएगा तो? आ रहा है? यस सर साहब है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ये है चैप्टर नंबर 16, नया टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसमें 2 बार एक्सचेंज आ गया, इसको हटा दूंगा बाद में मैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आप देखो, सबसे पहले ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आज हम कवर करेंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन जो है हम अगली क्लास में बोर्ड पे करेंगे। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, आपने कई बार सुना होगा, अकाउंट्स में भी कई बार ये आ चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्री में आया हुआ है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या? अगर आप देखो एज पर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखो हमारे अकाउंट्स के अंदर और बिजनेस में एक्ट आते हैं, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, तो इसका अलग से एक्ट बना हुआ है। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ेंगे तो ये सब डिटेल्स वहां पे आपको मिलेगा। इसको 1881 में स्टैब्लिश किया गया था और इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी गई थी। क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन या मीनिंग? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। देखो पहली बात तो ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है और ये राइटिंग में होता है, बोलने से नहीं होगा, ये हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। और ये जो है इसके अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ध्यान रखो, ऑर्डर, ये वर्ड याद रख लो, ऑर्डर होता है, इसमें प्रॉमिस नहीं होती, ऑर्डर होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, और जो भी इसका मेकर जो बनाने वाला है बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो अपनी साइन करता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसी व्यक्ति को वो कहता है कि देखो सुनो, यू हैव टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखो लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है, मैं फिर से इसको सिंपल भाषा में पहले समझा रहा हूँ। कह रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होनी चाहिए, यानी लिखित में होनी चाहिए, और अनकंडीशनल ऑर्डर है। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन सेट नहीं होगी, साइंड बाय द मेकर, जिसने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया, जिसने ये लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज में, वही मेकर कहलाएगा। डायरेक्टिंग अ सर्टन, किसी दूसरे व्यक्ति को कहेगा कि तुम्हें मैं ऑर्डर देता हूं कि फलाना आदमी, जिसका नाम लिखा रहेगा बिल के अंदर, उसको आपको इतना अमाउंट देना है जिसके पास ये बिल रहेगी। तो समझ गए? तो वो ये बोलता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैं बना के दे रहा हूँ, इसको इस फलाना आदमी को आपने देना है, और वो जिसको वो बिल देगा ना साइन करने के लिए कि तुम भी इस पे साइन करो, एक्सेप्ट करो कि तुम ये पैसा दे दोगे और इतना अमाउंट दोगे, ये बिल ऑफ एक्सचेंज मानी जाती है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरह की लुक होता है इसका, देखिए मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है बेटा। यहाँ पे आप देखेंगे एक स्टैंप का पेपर, यहाँ स्टैंप लगती है, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी आपने देखा होगा ना, स्टैंप पेपर, स्टैंप ड्यूटी लगती है यहाँ, एक टिकट आता है छोटा सा, वो लगा देते हैं। और यहाँ पे एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो रुपीज लिखा रहता है, ये ध्यान रहे ये एकदम स्पेसिफिक अमाउंट, ऐसा नहीं लिखेंगे कि एग्रीगेट, मतलब अराउंड फिगर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए। और यहाँ लिखा रहेगा 3 मंथ्स या 2 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, पे टू मी। पे टू मी का मतलब है मुझे दो, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है, हो सकता है किसी और व्यक्ति का नाम हो, ये भी हो सकता है। पे टू मी और टू माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो अब इसको देखो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है, इस तरह की होती है। यहाँ पे आप देखो एड्रेस लिखा रहेगा, यहाँ पे आप देखो स्टैम्प पेपर, स्टैम्प का वो लगा रहेगा टिकट, यहाँ पे अमाउंट लिखा रहेगा, और 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स ऐसे लिखा रहेगा कि मुझे, या फिर यहाँ पे अगर किसी और को दिलवाना है तो उसका नाम लिख दीजिए, जैसे मान लो मोहन को दिलवाना है तो मोहन को लिख दो, यहाँ पे पे, इसको मोहन को क्या बोलेंगे, पे ही बोलेंगे, ठीक है। तो उसका नाम लिख दीजिए, और ये बिल किसने बनाया है, जिसने भी ये बिल बनाया उसका यहाँ पे नाम होगा। तो यहाँ पे रमेश बाबू जो देख रहे हो ना, यहाँ पे ड्रावर है, तो ये है ड्रावर जिसने बिल बनाया। इसीलिए ड्रॉयर बोलते हैं इसको, ड्रॉयर, क्योंकि इसी ने तो बिल बनाया है, तो इसका नाम यहाँ रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, जो ड्रॉई है उसका नाम रहेगा यहाँ टू। अब ड्रॉई का नाम क्या है, थीरू, ठीक है, थीरू ज्योति कुमार। अब जो भी ये पर्सन है, ये क्या है, ड्रॉई है बेटा, ये दिस इज ड्रॉई, याद रखना। ये ड्रॉई है, ये ड्रावर है जिसने बिल बनाया है, और यहाँ पे पे ही होगा, जो कि मैंने तो यहाँ पे मी लिखा है, तो मी का मतलब हो गया रमेश बाबू। अगर ये मी की जगह किसी और को दिलवाना है तो उसका नाम मोहन मान के चलते हैं, मोहन, तो आपको मोहन लिख देना है। तो ये 3 पार्टी हो गई। 3 पार्टी में से मतलब ड्रावर जिसने बिल को बनाया, ड्रॉई
जिसने पेमेंट करना है, और मोहन जिसको मिलना है। अगर मोहन का नाम नहीं रहेगा तो मुझे ही मिलेगा। मुझे का मतलब है जिसने बिल बनाया है, रमेश बाबू ने। तो यहाँ पे इस तरह से ये बिल बनती है, ठीक है। और ये बिल जो है ना, ये रिटर्न फॉर्म में होगी, मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे डेट मेंशन होगी किस तारीख को बनाई गई है। अंडरस्टूड। और ये जो ड्रॉई देख रहे हो ना, ये इसको ड्रॉई बोलेंगे। इसने उधार खरीदा था किससे? ड्रावर से, रमेश बाबू से। तो इसके ऊपर बिल बनाई गई, और इसको बोला जाता है कि भाई देख, तू इसको एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्टेंस का मतलब है तू इस पे साइन कर दे। तो जब थीरू मान जाएगा कि ठीक है, मैं भाई इस बिल का पैसा पे कर दूंगा 3 महीने के बाद, तो यहाँ पे लिख देगा एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड लिख के, और यहाँ पे अपनी साइन कर देगा और डेट डाल देगा यहाँ। तो बस ये इसका मतलब मान लिया गया कि ज्योति कुमार जो था, इसने अब ये पैसा देने के लिए तैयार है, और ये पैसा 10,000 रुपए दे देगा समय रहते, ठीक है। और अगर ये पैसा नहीं देगा तो इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। एम आई क्लियर टू यू? हितेश, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, तो बेटा यही है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 3 पार्टी होती है। एक ड्रावर, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉयर वो व्यक्ति होता है जिसने सामान उधार बेचा। ड्रॉई वो व्यक्ति होता है जिसने सामान उधार खरीदा। और पेई वो व्यक्ति होता है जिसको पैसा मिलेगा। अब ज्यादातर केसेस में आप देखोगे ड्रॉयर ही पेई होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में ड्रॉयर को मी रखा हुआ है, यानी कि जो ड्रॉयर ड्रॉयर है रमेश बाबू, इसने बनाया है। देखो रमेश बाबू ने, तो रमेश बाबू ने अपना ही नाम लिखा है कि उसी को ये पैसा मिलेगा। तो अब रमेश बाबू को ही ये पैसा मिल जाएगा पूरा। अगर रमेश बाबू किसी और को देना चाहता तो उसका नाम लिख देता, और ये बात यहाँ पे लिख देता कि भाई फलाना का देना है। और यहाँ स्टैंप लगता है, ये जरूरी है। स्टैंप पे, जहाँ यहाँ पे जो स्टैंप का टिकट लगेगा, ये जरूरी है। और यहाँ पे डेट, जिस तारीख को आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया उस तारीख का डेट होता है। और थीरू के पास ये बिल आपको जाएगी, और जाने के बाद मान के चलते भाई 2-3 दिन का टाइम भी मिलेगा उसको, या जो भी है, जिस दिन भी वो एक्सेप्ट करेगा उस दिन से गिनती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे वो अपना नाम लिख के और यहाँ पे साइन करके और डेट डाल देगा। मान लो डेट डाल रहा है 3/6/2017, तो ये डेट डाल देगा और उस दिन से इसकी बिल स्टार्ट हो जाएगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज सबको समझ में आ गया क्या होता है? हाँ या ना? बेटा एक बच्चा बताओ यस यस और सर। नो। यस सर। तो बिल ऑफ यस एक्सचेंज सर। थोड़ा, ठीक है, गुड। आप लोग बोलते नहीं हो ना, तो एकदम कंफ्यूजन होने लगता है कि आवाज जा भी रही है कि नहीं जा रही है। तो मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या पढ़ा। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि रिटर्न फॉर्म में होगा और अनकंडीशनल होगा। कंडीशन कुछ नहीं रखी। ऐसे कंडीशन नहीं होगी कि अगर उस साल मेरी कमाई ठीक ठाक हुई तो मैं 10,000 रुपए पे कर, मतलब ऐसे नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते थे कि 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी ₹10,000 इफ योर कंडीशन इज गुड। तो कंडीशन तो मैंने डाली ही नहीं ना। अगर मैंने ये बोला होता कि तुम्हारी हालत ठीक होती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, तो तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे। तो कंडीशन इसमें अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। बाढ़ आ जाए, तूफान हो जाए, भूकंप आ जाए, देना ही देना है। ठीक है। अच्छा, साइंड बाय द मेकर, मेकर साइन करेगा। मेकर वहां पे कौन था? रमेश बाबू। ठीक है। तो वो मेकर था। और डायरेक्टिंग अ पर्सन, किसको वो डायरेक्ट कर रहा था? इसको, पेई को। इसको डायरेक्ट कर रहा था, ज्योति को। तो अगर आप ये देखो तो ये हमारा पेई हो गया, सॉरी ड्रॉई। ये हमारा ड्रॉई हो गया, ड्रॉई। ये हमारा ड्रॉयर हो गया, ड्रॉयर। और ये हमारा, अगर किसी का नाम लिखा होता तो पेई हो जाता। फिलहाल तो मैंने नाम नहीं लिखा है, तो ये समझ लीजिए कि ड्रॉयर और पेई एक ही बात यहाँ पे है। कोई और व्यक्ति भी हो सकता था। तो ये है हमारी डेफिनेशन कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, मेकर के द्वारा साइन किया होना चाहिए, और सर्टन डेट पे होनी चाहिए पेमेंट इसकी, और सर्टन अमाउंट होनी चाहिए, यानी कि अमाउंट भी पता होना चाहिए। और जिसके हाथ में ये बिल होगी ना, वही वो पैसा लेगा, यानी बियरर। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास होगी, पता चला ड्रॉइंग ने किसी और को दे दिया पैसे, ऐसे नहीं होगा। जिसके नाम पे बिल बनाई गई है वही बियरर होता है और उसी को मिलेगी। तो यही था इसमें फॉर्मेट, आप अच्छे से देख लेना और नोटबुक में बना भी लेना। ठीक है। अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स क्या हैं, इसकी खूबियां क्या हैं? देखो, जो जो हमने पढ़ा वही है। पहला पॉइंट, ऑल्दो अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रोमिसरी नोट, आगे हम पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट के बारे में, ये काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं दोनों। अब देखो, हम पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स की बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि राइटिंग में होना चाहिए।
ऐसा ना हो ना कि उसमें फोटो बना दिया, और ऐसे नहीं होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट होती है। दूसरा, इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉयर। हमेशा याद रखो बेटा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ड्रॉयर के द्वारा साइन की हुई होनी चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ, ड्रॉयर ने यहाँ पे साइन करना होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो यहाँ एक गलती हो गई है मेरे से, यहाँ पे ड्रॉयर के द्वारा ना, यहाँ साइन मान लो ड्रॉयर ने यहाँ पे एक साइन करना होना चाहिए, तो यहाँ ड्रॉयर अपनी साइन जरूर करेगा। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, ये फॉर्मेट है, मान के चलो कि यहाँ पे एक साइन उसके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा है द ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टेन। कह रहा है ये जो तीन पार्टी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ड्रॉयर जिसने बिल बनाया, यानी कि जिसने सामान उधार बेचा, ड्रॉई जिसने उससे सामान उधार खरीदा, जिसने पैसा देना है, पे जिसका नाम लिखा हुआ है कि तुझे पैसा मिलेगा। अब ये पे बैंक, ज्यादातर केसेस में आपको मैं बता दूं कि जो पे होता है ना बेटा, ये बैंक होता है। बैंक ही ज्यादातर केसेस में पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और मैंने अपने एक फ्रेंड को, फ्रेंड क्या है मतलब बिजनेसमैन है वो भी, मैंने उसको सामान बेचा, और सामान 50,000 का बेचा और उधार बेचा, उसके पास पैसे नहीं है। उसने बोला यार बिल बना दो, मैंने कहा ठीक है चल मैं मेकर बन जाता हूँ, मैं बिल बना देता हूँ। मैं बिल बनाऊंगा, अपना नाम नीचे लिखूंगा, रमेश बाबू की जगह मेरा नाम रहेगा, साइन रहेगी। और मैंने उसको बोला 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, आप मुझे इतना पे करोगे, और मेरे बैंक में करोगे, और मेरा बैंक है एसबीआई नजफगढ़। तो मैं ये लिख दूंगा कि एसबीआई नजफगढ़ को आप पे करोगे, तो मेरा पे कौन हो जाएगा, एसबीआई नजफगढ़। समझ गए? तो अब वो पैसा जब भी बिल का पेमेंट करेगा, मेरे पेई को करेगा, यानी कि मेरे बैंक को करेगा। तो ज्यादातर केसेस में पेई जो है बैंक होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने उधार लिया था 50,000, और मैंने उसको बोला था 3 महीने में वापस कर दूंगा, तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, और उसका उसके बारे में बता दूंगा ड्रॉई। तो वो पेमेंट सीधा किसको जाएगा, मेरे फ्रेंड को जाएगा डायरेक्टली। तो ये हो गए तीन पार्टी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है चौथा, द सम पेबल मस्ट बी सर्टन। जो भी आपको अमाउंट पे करना है ना बेटा, ये एकदम सर्टन होना चाहिए, यानी कि अमाउंट फिक्स होना चाहिए। ठीक है, सर्टन का मतलब है, अब पिछले हमने उसमें देखा तो 10,000 लिखा हुआ था, तो 10,000 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 के आसपास, 9,000 के पास, ऐसा नहीं, सीधा स्पेसिफिक अमाउंट का होना जरूरी है। पांचवी फीचर इसकी ये है कि इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। हमेशा याद रखो बेटा, इसको ना प्रॉपर तरीके से स्टैम्प्ड होनी चाहिए। मैंने देखा कॉर्नर में लेफ्ट साइड में स्टैम्प का लगा रखा था, तो वहां पे स्टैम्प होना चाहिए। और फॉर्मेलिटीज जो कि डेट, प्लेस, एक्सेट्रा, ये सब लिखित होना चाहिए। देखो एक बार फॉर्मेट फिर से दिखा देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, देखो यहाँ पे प्रॉपर स्टैम्प है, प्रॉपर डेट है, जिस जो ड्रॉई है उसका भी है, पूरा एड्रेस है। ठीक है, तारीख देखो यहाँ पे दे रखी है, अमाउंट देखो यहाँ पे दे रखा है स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए, और 3 महीने का टाइम दिया हुआ है स्पेसिफिक। तो ये चीजें एकदम होना चाहिए, रूल्स के हिसाब से सब कुछ सही होना चाहिए, तभी जाके बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड मानी जाएगी। तो ये तो हमने पढ़ लिया ये वाला। सिक्स पॉइंट देखो जरा ध्यान से, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी अलोन। कह रहा है ऑर्डर टू पे होना चाहिए। ऑर्डर टू पे का मतलब है कि मतलब ऐसे नहीं दिखाएंगे कि हम बड़ा मतलब आपके आभारी होंगे कि अगर आप पैसा दे दो, इस टाइप में नहीं होना चाहिए। सीधा आपको ऑर्डर करना है, ऑर्डर टू पे माई बैंक। अगर मैं कहता हूं मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और मैंने ऑर्डर किया है कि मेरे बैंक को पेमेंट करोगे, एसबीआई नजफगढ़ को, तो उसको एसबीआई नजफगढ़ को ही पेमेंट करना पड़ेगा। मैं उसको सीधा सीधा ऑर्डर दे रहा हूँ, इस तरह का नहीं रहेगा। देखो नीचे लिखा हुआ, आई शैल बी हाईली ऑब्लिज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे रुपीज 1,000 टू अफ्रेश। अब ये तो हो गया गलत। क्यों हो गया गलत? क्योंकि मैं ऑब्लिज मतलब मैं बहुत ही आपका आभारी रहूंगा अगर आप ऐसे पे, अगर ऐसे लिख दोगे ना तो इंडिया का होगा तो देगा ही नहीं, फिर भूल जाओ। ठीक है, आभारी रहूंगा, फलाना रहूंगा, ये सब डायलॉग नहीं लिखने। आपको सीधा लिखना है ऑर्डर टू पे। और ये देखो एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना माई ऑर्डर, तो इस तरह से लिखना होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ही आभारी रहूंगा आपका कि आप दे दोगे, ये रॉन्ग है, इसीलिए ब्रैकेट में मैंने रॉन्ग लिखा है। इस तरह से सही कैसे रहेगा, ऐसे लिख सकते हो आप अगर ज्यादा ही तमीज से लिखनी है। प्लीज पे रुपीज 5,000 टू द ऑर्डर ऑफ पी, ये लिखो, ये राइट है। इस तरह से होना चाहिए। अच्छा दूसरा, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। ऑर्डर जो है ना कंडीशनल नहीं होना चाहिए। कंडीशनल का मतलब है कि अगर तुम बीमार नहीं पड़े तो, अगर तुम्हारे पैर नहीं टूटे तो, अगर तुम सब कुछ बढ़िया रहा तो, अगर उस दिन मौसम साफ रहा तो इस तरह से डायलॉग बाजी नहीं करनी है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसे नहीं होता। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देखता हूँ कौन सा बच्चा बहादुर बच्चा है जो मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स बताने वाला है।
कौन है वो बहादुर बच्चा? सर मैं चलिए, बताऊं? बहुत बढ़िया बेटा, नाम बताओ पहले। सर हितेश। ये हितेश ही खाली बहादुर है, और भी हैं क्लास में बॉयज, गर्ल्स? चलो बताओ बेटा, एक एक पॉइंट। मैं वो फाइल तो नहीं ओपन करूँ ना, ऐसे ट्राई करोगे ना बिना देखे? यस सर। शाबाश, चलो। तुम्हें मैं थोड़ा सा इट बिल ऑफ मस्ट एक्स, एक मिनट रुको हाँ चलो अब बताओ, फीचर इट बताने मस्ट हैं। सर वो पहले तो रिटर्न में होना चाहिए सर वो। पहली बात रिटर्न में होना चाहिए, वेरी गुड, एक पॉइंट हो गया। और सर ड्रॉअर के साइन होने चाहिए सर उस पे। ड्रावर के साइन होने चाहिए, वेरी गुड। ड्रावर कौन होता सर है जो बेटा? सर जिसने वो बिल बनाया है। ठीक है, मेकर जिसको हम बोलते हैं, जिसने सामान उधार बेचा होगा, ठीक है। यस सर। दो हो गए, सर तीसरा? जो ड्रावर और ड्रॉई और जो पेई होते हैं वो मस्ट सर्टेन होने चाहिए सर वो। मतलब सर्टेन का मतलब यहाँ पे क्या समझे? सर्टेन होना चाहिए ये बताया आपने, सर्टेन का मतलब क्या है? सर मतलब मतलब है कि उनका नाम एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है ना, पता होना चाहिए कि यही व्यक्ति है वो। यस सर। ठीक है, आगे और सर जो तीनों। जो अमाउंट होनी चाहिए ना पेबल वो भी सर सर्टेन होनी चाहिए। वेरी गुड, मतलब एकदम फिक्स होनी चाहिए कि भाई 10,000 है या 50,000 है या 1 लाख है, जो भी है। हाँ, चार हो गए और बेटा। सर वो जो ऑर्डर है ना वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए सर वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ और सर अनकंडीशनल उसपे का मतलब क्या होता है? सर मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उस पे कि अगर भाई मौसम साफ हो तो दे देना, अगर तुम्हारे पैर ना टूटे ऐसे सर मतलब कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है। पैर ना टूटे सर तो थोड़ा गलत एग्जाम्पल हो गया मेरी तरफ से। ठीक है, आगे। और सर उस पे प्रॉपरली स्टैम्प्ड होनी चाहिए और सर डेट प्लेस सब कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो ड्रावर है, ड्रॉयर, वो अपना एड्रेस लिखता है क्या उसपे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे? नो सर। अरे ये आपके सामने स्क्रीन पे देखो ना बेटा, ये लिखा हुआ है ना, 328 बाजार स्ट्रीट, सैदापेट, चेन्नई। ये ड्रॉयर का एड्रेस है, किसका है? ड्रायर का और ड्रॉई का एड्रेस देखो नीचे है, टू नीचे। थीरू। हाँ, तो दोनों का एड्रेस लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो यस सर। बोलोगे दोनों का एड्रेस। अच्छा ठीक है, और कुछ छूट रहा है क्या? और पता नहीं। कुछ सोचो सोचो सोचो, ज्यादातर तो आपने बता ही दिया। हाँ जी, कोई बच्चा और बताएगा कोई चीज छूट रहा हो इनसे? सर सिग्नेचर। डेट वगैरह स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, डेट डेट स्टैम्प स्पेसिफिक वगैरह। होनी चाहिए, जैसे यहाँ एक वन वन जुलाई 2017 है, डेट स्पेसिफिक होनी चाहिए, और साइन होना चाहिए ड्रॉयर का, बता ही दिया था। ठीक है, तो ये लगभग इन्होंने बता दिया। और ये वाला एक पॉइंट छूट गया जहां तक मुझे लग रहा है शायद, कि इट मस्ट ऑल्सो कंटेन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब आपने बता दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए। तो ये थे बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे तीन पार्टी कौन कौन सी है, जहां तक मैंने इतना, अब हमें लगभग आज समझ में आ गया। तीन पार्टी कौन कौन सी है बेटा? एक तो ड्रॉयर है, ठीक है, एक ड्रॉई है, और एक पेई है। तीन समझ लो, है ना। अब ड्रॉयर कौन है? जिसने बिल को बनाया, एक तरह से मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो जिसने सामान बेचा, ड्रॉयर। जिसने बिल बनाया, यूं समझ लो, जो बिल बनाने वाला है, मेकर है, वही है ड्रॉयर। अच्छा, ड्रॉई कौन है? ड्रॉई वो है जिसने सामान उधार खरीदा था, जिसने पैसा पे करना है, पे करने वाला व्यक्ति, ड्रॉई। और यही एक्सेप्ट करता है, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा बिल फाइनल नहीं मानी जाएगी। तो ये एक्सेप्टर भी बोलते हैं, ड्रॉई भी बोलते हैं। और पेई वो व्यक्ति है जिसको पैसा मिलेगा, यूजुअली द ड्रॉयर और हिज बैंक। या तो ड्रॉयर खुद होगा, या तो ड्रॉयर खुद होगा पेई, या फिर उसका बैंक हो सकता है। ज्यादातर केसेस में ड्रॉयर खुद ही अपना नाम लिख देता है, भाई उसी को मिल जाए। और अगर वो चाहता है कि ज्यादा हेक्टिक ना ले, तो वो बैंक का नाम लिख देता है, तो फिर ड्रॉई उसका मतलब पेई बन जाता है, उसका बैंक। तो ये तीन पार्टी हैं, आपसे अक्सर टेस्ट में पूछा जाएगा कि तीन पार्टी कौन कौन सी होती है, तो याद रखना है, एक ड्रॉयर, एक ड्रॉई, और एक पेई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बिल किसने बनाया बेटा, ड्रॉयर ने, ड्रॉई ने, या पेई ने? रॉयल ने। ड्रॉयर ने, वेरी गुड। ठीक है, इसको हम बियरर भी बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं, और पेई को हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, लेनदार, क्योंकि इसी का तो नाम लिखा हुआ है मिलने के लिए। अब देखो, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो हमारे सिलेबस में दो टाइप हैं, एक तो ट्रेड बिल और एक एकोमोडेशन बिल। अब हम बात करेंगे ट्रेड बिल की। ट्रेड बिल क्या होती है?
गैस करो, कोई तुक्का मारो, देखते हैं सही होता है क्या। ट्रेड बिल क्या होती है? सामान काले एक्सचेंज में तो सामान जहाँ पे खरीदा हम, और तब पैसे। बहुत बढ़िया, जहाँ पे हमने सामान उधार उधार में बेचा हो खरीदा हो। तो जैसे मान लो दो पार्टी रख लेते हैं, ए है और बी है, ठीक है। ध्यान से सोच, पहले ध्यान से सुनना, फिर मैं पूछूंगा, देखता हूँ कौन सही बता। ए है और बी है। ए ने क्या किया, 40,000 का सामान बेचा बी को, 40,000 का। बी ने खरीद लिया। अब जब बी से ए ने बोला कि यार पैसे दे दे, तो बी ने बोला भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 4 महीने के बाद आपको पैसे दे दूंगा। अगर आप उधार मेरे को दे देते हो तो ठीक रहेगा, मैं सामान आपसे आज खरीद लेता हूँ, और अगर नहीं दे पाओगे तो यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपसे सामान नहीं खरीदूंगा। ए ने बोला हम इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, मैं यार तुझे फ्री में क्यों नहीं दे सकता, ले जा। लेकिन हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं। और ए ने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, जिसमें सारी फॉर्मेलिटी जो मैंने आपको सिखाया था, स्टैंप पे, वहां स्टैंप के लिए लेफ्ट साइड में जगह बना दी, और वहां पे अपना नाम लिख दिया राइट में कॉर्नर पे, और फिर नीचे अपना ये सब करके, और नीचे जो है ड्रॉई का नाम लिख दिया, बी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि पेई कौन है यहाँ पे। ए है। पेई ए है, क्योंकि इसने किसी और का नाम नहीं लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो मोस्टली पेई यही बन जाता है। तो ए हो गया ड्रॉयर, और पेई खुद भी हो गया, क्योंकि अगर इसने बिल पे अपना ही नाम लिखा है तो पेई भी बन गया। और ये बी हो गया बेटा ड्रॉई, जो पैसे देगा। ड्रॉइंग। ठीक है, अच्छा ये बताओ बिल को एक्सेप्ट कौन करेगा, ए या बी? बी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ड्रॉइंग। बी, क्योंकि ये ड्रॉई है, बी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा एक्सेप्ट कहाँ करेगा ये, बिल ऑफ एक्सचेंज में किस जगह पे एक्सेप्ट करेगा? मैं बिल ऑफ एक्सचेंज आपके लिए दिखा रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ करेगा? बिल के पीछे करेगा, यहाँ पे करेगा, कि यहाँ पे अपना साइन एक्सेप्ट करेगा, कहाँ करेगा? जगह है कहीं जहाँ पे वो साइन करे? जाना एड्रेस लिखा हुआ है इसका ड्रॉइंग का यहाँ पे। अच्छा, ड्रॉई का नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो एक्सेप्टेड लिख के, एक्सेप्टेड, और यहाँ पे बेटा अपना साइन करके, और जो भी डेट है वो मेंशन डेट कर। लिख देते। ठीक है, उस दिन से डेट मतलब मान ली जाएगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज बन गई। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं मानी जाएगी कानूनी प्रक्रिया से। अच्छा ये बताइए, क्या ड्रॉई अगर पैसे नहीं देता है, सपोज करो मान लो दिन पूरे हो गए, और ड्रॉई ड्रामा कर रहा है, ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया, और सामान जो उसने उधार खरीदा था यूज कर लिया, क्या हम उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं? यस सर। या हम उससे गिड़गिड़ाएंगे कि भाई दे दे पैसे प्लीज, ये वो? कोर्ट में जाएंगे सर। कोर्ट में जा सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैंप लगाया है। और जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगा देते हो, तो उसका मतलब होता है कि आप उसको कोर्ट में जा सकते हो, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो आपने देखा होगा, जैसे आप जमीन खरीदते हो या कोई भी कानूनी चीज करते हो ना, तो वहां पे एक स्टैंप का वो लगा देते हैं, टिकट लगा देते हैं, और वो टिकट यस लगाने सर। के बाद आप उस पर क्लेम कर सकते हो और कोर्ट में जा सकते हो, और ये वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो इसीलिए अगर कोई कागज पे आपसे स्टैंप लगा के और साइन करवाए ना, तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक? क्योंकि वो लीगल हो जाता है, फिर आप नहीं करोगे तो आपको कोर्ट में घसीट लेगा वो। तो ध्यान से उसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज भी है। तो यहाँ पे बेटा तीन पार्टी हैं, एक तो ड्रॉयर जिसने बिल को बनाया, एक ड्रॉई जिसने बिल के ऊपर एक्सेप्टेंस दी, इसीलिए इसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं, और एक पेई हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ड्रॉयर चाहता है कि पेई का नाम रहे, चाहे वो उसका बैंक हो चाहे कोई और पर्सन हो, तो उसका नाम लिख देगा। और अगर वो चाहता है कि मैं खुद ड्रॉयर ही पेई बनना चाहता है, तो ही इज फ्री टू डू सो, तो वो खुद भी बन सकता है। तो ट्रेड बिल की बात कर रहे थे हम। ट्रेड बिल वो बिल होती है जो व्यापार करने के संबंध में बिल बनाई गई हो। जैसे अगर हम कोई सामान खरीद बेच रहे हैं, कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं, दूसरा बंदा परचेज कर रहा है, तो ट्रेड बिल बनती है। अब आ जाते हैं एकोमोडेशन बिल। अब बताओ मुझे जरा, एकोमोडेशन बिल क्या होती है? अब तो गैस कर सकते हो। शायद से ऐसे ही उधार लिया हो कुछ सामान के बदले में, वैसे ही लिया हो। सामान के बदले में, जैसे ही सामान आ जाएगा फिर तो ट्रेड बिल हो नहीं, जाएगी। नहीं, सामान के बदले में ना लिया हो, वैसे अच्छा ही लिया हो सामान, उधार। ठीक है, म्यूचुअल मतलब आपस में बात कर लिया है, फ्रेंड सर्कल है, दो दोस्त हैं। अब जैसे देखो मैं बताता हूँ एकोमोडेशन बिल क्या होती है, ठीक बताया आपने काफी हद तक, और बिल्कुल सही भी है। एकोमोडेशन बिल क्या होती है? म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती है। जैसे मान लो मेरे फ्रेंड ने बोला
कि भाई मुझे फोन खरीदना है। मैंने बोला अच्छा कितने का? बोल रहा है 35,000 का खरीदना है और मेरे पास 25,000 है सर। मैंने बोला अब कैसे खरीदेगा? उसने बोला तू मेरी हेल्प कर दे, 10,000 रुपए दे दे। मैंने बोला भाई है नहीं मेरे पास। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बना देते हैं, एकोमोडेशन बिल बना दे, है ना, एकोमोडेशन बिल बना दे और उससे हो जाएगा। तो मैंने बोला कैसे होगा? तो उसने बोला मैं एक बिल तेरे नाम पे बना देता हूँ और तू लिख दे उसमें कि मतलब मैं उसमें लिख देता हूँ कि तू मुझे 1 महीने के बाद ये पैसा पे कर देगा, 10,000 रुपए। ठीक है। और मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं, और वो बोलेगा कि मैं तुझे भेज दूंगा, तू उसे एक्सेप्ट कर देना, टिकट लगा देंगे और यही बिल मैं ले जाके अपने उसको दे दूंगा जिस दुकान से मैं सामान खरीद रहा हूँ, यानी कि फोन खरीद रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि बिल जो होती है ना ये ट्रांसफरेबल भी होती है। तो मैं उस पर साइन कर दूंगा कि ठीक है, उस पर लिखा होगा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं 1 महीने के बाद बिल का पेमेंट कर दूंगा 10,000 रुपए और इस तारीख तक कर दूंगा। तो मैं उस पर अपना एक्सेप्टेंस का साइन करके और दे दूंगा अपने दोस्त को। मेरा दोस्त जाएगा 25,000 रुपए दुकान वाले को देगा और बिल दे देगा कि ये लो 10,000 रुपए की बिल है, ये पैसा देने के लिए कह रहा है, ये मेरा क्लाइंट है, इससे आप पैसा ले लेना 1 महीने के बाद। अब 1 महीना जैसे ही पूरा होगा मुझे वो जो है पैसा पे करना पड़ेगा। अब ये बताओ क्या वो पैसा मैं पे करूंगा या मेरा बिल है वो या मेरे दोस्त का है? आप पे करोगे सर, क्योंकि आप पे तो मैं बने करूंगा होंगे क्योंकि कोई। मेरा नाम है, लेकिन हमारे बीच में ना म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है। वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पता है क्या है? मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, मैंने कोई उससे सामान उधार थोड़ी ना लिया है, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने चला था। तो वो क्या करेगा, 1 महीने के बाद हो सकता है उसके पास पैसा आ जाए तो वो मेरे को कहीं ना कहीं से 10,000 का इंतजाम करवा देगा और मैं उसी के पैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के पे कर दूंगा। अगर ये वही बात दुकान वाले को बोलता है कि सर मैं 1 महीने के बाद पे कर दूंगा, तो पता नहीं दुकान वाला विश्वास करता कि नहीं करता उसके ऊपर। हो सकता है दुकान वाला उस पर विश्वास ही ना करे। और क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना के उसने दिया है तो दुकान वाला विश्वास करेगा क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है और वो मेरे से कानूनी प्रक्रिया से क्लेम भी कर लेगा। लेकिन अगर वो खाली ये बोल देता यार मैं तेरे को 10,000 रुपए बाद में दे दूंगा, तो दुकान वाला बोलता मैं नहीं मानता जा। तो यही एकोमोडेशन बिल है। एकोमोडेशन बिल जो होती है बेसिकली मदद करने के लिए होती है और ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है। ठीक है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना। आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों में फर्क। वेट कर रहा हूँ आंसर का, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो यस सर। ट्रेड बिल वो बिल होती है जो ट्रेडिंग करने के पर्पज से होती है और एकोमोडेशन बिल वो बिल होती है जो म्यूचुअल हेल्प के लिए होती है, जो दो व्यक्तियों के बीच में किया गया एग्रीमेंट जिसमें वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं उसको हम एकोमोडेशन बिल मानते हैं। ठीक है। ज्यादातर अगर आप देखो तो हम ट्रेड बिल की ही बात करते हैं, ट्रेड बिल ही ज्यादा यूज में आती है, एकोमोडेशन बिल आप रेयरली देखोगे। ठीक। अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज के फायदे क्या हैं स्टूडेंट्स, बहुत फायदे हैं वैसे तो। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां ज्यादा समझेंगे, लेकिन यहाँ मेन मेन फायदे हम समझ लेते हैं। देखो अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड इन सेटलमेंट ऑफ डेट। देखो सबसे पहला फायदा तो इसका ये है कि अगर आपने उधार ले रखा है तो उधारी चुकाने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि किसी ने ए ने उधार ले रखा है बी से और ए को पे करना है, तो बी को भरोसा नहीं है उसके ऊपर। तो ए बोलेगा ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं 6 महीने का या 7 महीने का और मैं उसमें पे करने के लिए एक्सेप्टेंस कर दूंगा। तो ऐसे में बी जो है वो लेनदार है तो वो क्या करेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के और ए को दे देगा, ए उस पर एक्सेप्टेंस लिख देगा और साइन हो जाएगी और उस पर वही स्टैंप लग जाएगा और ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। तो मैं अपना उधार पे करने के लिए यानी ए अपना उधार पे करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकता है। तो यही पॉइंट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल सेटलमेंट करने के लिए किया जा सकता है उधार। कोई डाउट किसी बच्चे को? दूसरी नो बात सर। दूसरी बात इट फिक्सेस द डेट ऑफ पेमेंट। इससे एक और फायदा है बेटा, डेट ऑफ पेमेंट फिक्स हो जाता है क्योंकि इसमें लिखा जाता है साफ साफ कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद। तो एग्जैक्ट इसमें काउंटिंग शुरू हो जाती है। जिस दिन वो एक्सेप्टेंस देगा उस दिन से एग्जैक्टली 3 महीने का टाइम मिलता है और ग्रेस पीरियड जो मिलता है 3 दिन का वो मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। वो ग्रेस पीरियड हम बाद में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल करते समय। अभी आपको बस ये समझ लेना है कि इसका डेट जो पेमेंट का है वो फिक्स होता है, आपको उतने दिन के अंदर अंदर पे करने पड़ेंगे हर हालत में। तीसरा, इट इज रिटन एंड साइंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। सबसे अच्छा क्या है कि इसमें रिटर्न फॉर्म में होता है, लिखित होता है और एक्नॉलेजमेंट देता है, नॉलेज बताता है कि इतने रुपए उधार देने हैं।
जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा तो ये बात तो पक्की हो गई कि उधार है सामने वाले के ऊपर। तो ये एक तरह से नॉलेज देता है कि इतना उधार बाकी है, और रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसमें लिखित आपके पास प्रूफ रहेगा कि इस बंदे ने मुझे इतना पैसा देना है। तो ये एक इसका तीसरा एडवांटेज है। चौथा, और डेटर एंजॉय फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट। जो डेटर है, देनदार है, उसको पूरा मतलब क्रेडिट उधार मिल जाता है। जो देनदार है ना उसको मतलब फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट मिलता है। तो उतना उसको पैसा मिलेगा उतने दिन जितने दिन उधार दिया है, उसका पता रहता है कि इतने दिन के लिए उधार दिया है। तो उसको भी क्योंकि उसमें लिखा गया होता है कि 3 महीने के बाद मुझे दे देना। अब जैसे मान लो मैं डेटर हूँ, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, मेकर हूँ, सपोज करो ड्रॉवर हूँ, ड्रॉयर जिसको हम बोलते हैं, ड्रॉयर हूँ। तो मुझे उसमें रिटर्न रहेगा ना कि 3 मंथ। तो मुझे ड्रॉई ये नहीं बोल सकता कि 4 महीने 5 महीने के लिए दिया था, क्योंकि वो रिटर्न है तो वो झूठ नहीं बोल सकता। तो ये इसमें पूरा क्रेडिट मिलता है उसको। और पांचवा, अ ड्रॉयर कैन कन्वर्ट द बिल इनटू कैश बाय गेटिंग इट डिस्काउंटेड विथ द बैंक। देखिए स्टूडेंट्स, ये पांचवा बड़ा अच्छा है कि इसमें ड्रॉयर क्या है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको ले जाके बैंक में कैश में कन्वर्ट करा सकता है। सबसे अच्छी बात इसकी, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त को सामान बेचा और उसके पास पैसे नहीं थे, उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि बिल बना दो, मैंने बिल बनाया, उसने उस पर एक्सेप्टेंस कर दिया ड्रॉई। अब जैसे ही एक्सेप्टेंस करेगा वो बिल मेरे पास आ जाएगी। अब वो बिल को मैं ले जाके, जैसे मान लो उसने एक्सेप्ट कर दिया कि 10,000 रुपए मैं पे कर दूंगा 3 महीने के बाद, तो मैं उसके बिल को ले जाके अपने बैंक में, एसबीआई नजफगढ़ में आज ही जमा करा सकता हूँ। और जब मैं आज जमा कराऊंगा तो वो उसके बदले मेरे को पैसे देगा बैंक। थोड़ा सा चार्ज करेगा, बैंक चार्जेस बोलते हैं उसको, अलग से कुछ पैसे काटेगा, और बाकी के 9,900 या 9,800 रुपए मुझे तुरंत दे देगा बैंक चार्जेस काट के। अब इस पैसे को मैं 3 महीने पहले ही मुझे मिल गया ये पैसा, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ इस पैसे को अपने लिए। तो ये इसका फायदा है। इसमें क्या बताया गया कि जो ड्रॉयर है वो कन्वर्ट करा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, और उसको डिस्काउंट करा सकता है विथ बैंक। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रोमिसरी नोट पे। देखो आपके बुक में ना प्रोमिसरी नोट भी धमक जाएगा। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, मैं आपको सिंपल बोलूं, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, दोनों का सेम है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब वो फर्क क्या है, पहले एक समझ लेते हैं कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होगा, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। ये बैंक नोट या करेंसी नोट की तरह नहीं होता, ये ध्यान रखना। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसमें भी अनकंडीशनल, मतलब इसमें कंडीशन इसमें भी नहीं होती। आपको याद होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में भी नहीं होती थी। साइन बाय द मेकर, ये इस पे साइन कौन करेगा बेटा, मेकर साइन करेगा। मेकर, जो मेकर है वही साइन करेगा। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि वो साइन करेगा कि मैं इतने पैसे दूंगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे थे तो मैं इतने रुपए दूंगा, वो ड्रॉई हुआ करता था और ड्रावर बनाता था। तो जो वहां पे बनाता था वो पैसे नहीं देता था, वो पैसे लेता था। लेकिन प्रोमिसरी नोट में जो पैसा देने वाला है वो लिखेगा बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट को। तो बस ये ध्यान रखो, यहाँ पे पैसा देने वाला बनाता है और वहां पे बनाता था पैसा लेने वाला, बस यही फर्क है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और अ बियरर। तो ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है। क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा कि मैं इतने पैसे दे दूंगा फलाना आदमी, ठीक है, जिसके पास बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट रहेगा उसको। और वहां पे क्या होता था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता था वो नहीं पे करता था, ड्रॉई पे करता था। यहाँ पे जो बना रहा है वही पे करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ड्रॉई जो है वही मेकर है। थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अच्छा दूसरी बात, इसमें दो ही पार्टी है, वहां 3 पार्टी थी, यहाँ सिर्फ 2 पार्टी हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोमिसरी नोट। ये है कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोमिसरी नोट के जो हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, एक एक करके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रोमिसरी नोट जो है नेगोशिएबल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। अब आप कहोगे सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2-3 बार आ गया, ये है क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, मैं किसी और को दे दूंगा, वो किसी और को दे देगा, वो किसी और को दे देगा। जैसे मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और मैं अपने दोस्त को दे दूं तो वो पैसा ले लेगा मैं किसी से भी। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके हाथ में रहेगी वो उसको तीसरे को चौथे को ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए नेगोशिएबल है। क्या रुपए भी नेगोशिएबल है? आंसर है हाँ। जिसके हाथ में मतलब रुपए जिसके हाथ में रहेंगे वही उसका मालिक है। अच्छा दूसरी बात, ये इट मस्ट बी इन राइटिंग,
ये राइटिंग में होना चाहिए, मतलब प्रॉमिसरी नोट भी राइटिंग में होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज भी राइटिंग में होना चाहिए। तीसरी बात, इट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी, ये प्रॉमिस होती है कि मैं पैसा पे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉमिस वर्ड याद रखना, वहां पे ऑर्डर था, यहाँ पे प्रॉमिस। अच्छा, इट मस्ट बी डेफिनेट, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी डेफिनेट, जो भी प्रॉमिस आप कर रहे हो ये डेफिनेट होना चाहिए कि 20,000 दे दूंगा, 30,000 दे दूंगा, अमाउंट डेफिनेट होना चाहिए। अच्छा, चौथा क्या है कि इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ये अनकंडीशनल होगा। अनकंडीशनल कैसे होगा कि इसमें कंडीशन नहीं रखी जाएगी कि ऐसा मौसम होगा तो देंगे, ऐसा, वही जो मैंने पीछे समझाया आप। अच्छा, चौथी मतलब नेक्स्ट क्या है कि इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, यहाँ पे साइन कौन करेगा, जो ड्रॉई होगा ना देनदार, वो साइन करेगा, तो इसको हम मेकर बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा साइन कौन करेगा, मेकर करेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, मेकर of the promissory note must be a certain person and the payee must also be certain। यहाँ पे क्या है बेटा कि जो जो पर्सन जो साइन कर रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, वो उसका नाम स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि फलाना आदमी साइन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाद में वो पलट जाए बोले भाई मेरी साइन तो है ही नहीं। पता होना चाहिए कि जिस बंदे ने जो जो जिसने वो मेकर है, यानी कि जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है वही साइन करेगा, दूसरा नहीं करने वाला, ठीक है। वही, क्योंकि वो खुद बना रहा है तो खुद साइन करेगा, एक्सेप्टर वो खुद है। और नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी सर्टन, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि अमाउंट सर्टन होनी चाहिए। अदर फॉर्मेलिटीज जैसे कि नंबर, डेट, कंसिडरेशन, ये सब चीज जो है प्रोमिसरी नोट में मेंशन होनी चाहिए। और प्रोमिसरी नोट मस्ट बी स्टैम्प्ड, प्रोमिसरी नोट को स्टैम्प होना चाहिए अच्छे से, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से, ठीक है। ये आप आगे चल के पढ़ोगे स्टैम्प के बारे में। बस आप ये समझ लो कि स्टैम्प में भी रूल होते हैं कि इतने रुपए का अगर उधार है तो इतने रुपए का स्टैम्प लगेगा, इतने का है तो इतने रुपए का लगेगा। जनरली हम ध्यान नहीं देते, ये रूल होता है। जैसे मान लो आपने 5 रुपए का टिकट लगा दिया तो इतना अमाउंट तक का उधार, उस पे कानूनी प्रक्रिया में आप शामिल हो। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट हुआ तो आपको टिकट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, और ये आपको बता देता है नोटरी, वहां पे उसमें मेंशन होता है, तो आपको उससे पूछना पड़ेगा, तो वो रजिस्ट्रार सब बता देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। एक बार मैं जल्दी जल्दी फिर से बता देता हूँ कौन कौन से हैं। प्रोमिसरी नोट जो है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, किसी को भी दिया जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा कि लिखित होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा कि ये प्रॉमिस है जो पे करने के लिए बोलता है। चौथा हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो बंदा है प्रॉमिस करने वाला वो डेफिनेट होना चाहिए, पता होना चाहिए। पता चला अंडरग्राउंड हो गया, ढूंढ रहे हो कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। इट मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए, पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट, हमेशा मेकर के द्वारा ही साइन करना चाहिए। इसमें ना ड्रावर साइन, मतलब जिसने बनाया है ना बिल, मतलब प्रोमिसरी नोट, वही साइन करता है। इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत थी, क्यों? क्योंकि जो बना रहा है वो पैसा नहीं देगा, जिसने साइन, जो एक्सेप्ट करता है वो देता है। और यहाँ पे मेकर ही एक्सेप्टर है, तो इसीलिए एक ही बंदा यहाँ पे साइन करेगा, मतलब एक्सेप्टेंस की, ठीक है। और नेक्स्ट है अदर फॉर्मेलिटीज, जैसे कि नंबर, डेट, कंसिडरेशन, प्लेस, ये सब वहां पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जनरली फाउंड इन द प्रोमिसरी नोट पे लिखा तो रहता है, लेकिन कानून के द्वारा इसकी जरूरत नहीं है। देखो ये पॉइंट मेंशन कर दो, आप प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। देखो मैं दिखा भी देता हूँ प्रोमिसरी नोट, अगर इसका मैंने लगाया ही नहीं प्रोमिसरी नोट का, आपको मैं अगली क्लास में दिखा दूंगा। प्रोमिसरी नोट जो होता है उसके ऊपर अगर आप देखोगे ना तो वहां पे प्रॉमिस किया होता है। प्रोमिसरी नोट में क्या खास बात होती है, वो प्रॉमिस करेगा, तो वहां पे प्रॉमिस किया होता है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो जरूरी नहीं है लॉ के द्वारा, लेकिन वो लगाया रहता है। तो बस यही है। अब इसमें देखो दो ही पार्टी है, एक ड्रॉयर और एक पेई। ध्यान रखना बेटा, ड्रॉयर यानी कि मेकर, यहाँ पे जो मेकर होता है ना, जो ड्रॉयर होता है, वो व्यक्ति होता है जिसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं पैसे दूंगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे मेकर होता है वही ड्रॉयर होता है और वही पैसे देता है। तो यहाँ पे उल्टा है, वहां पे ड्रॉयर पैसे लेता था और यहाँ पे ड्रॉयर पैसे देगा, दोनों में यही फर्क है। और पे कौन होता है, जो पैसे लेने वाला। तो इसमें दो पार्टी हैं, एक मेकर और एक पेई, या फिर ड्रॉवर और पेई। ड्रॉयर कौन होता है, जो पैसा देगा, पेई कौन होता है, जो पैसा लेगा। तो यहाँ हो गया। अब हम डिफरेंस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इनके बीच में डिफरेंस कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। अगर आप देखो इसके, अगर आप डिफरेंसेस देखोगे तो पहला डिफरेंस है नंबर ऑफ पार्टीज, ठीक है। इसमें देखो दो पार्टी होती है, दो पार्टी कौन सी है? अगर आप प्रोमिसरी नोट में, अभी अभी मैंने बताया ना, एक मेकर होता है और एक पेई होता है।
तो इसमें 2 पार्टी हैं, याद रखना। और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हैं, कौन कौन सी? ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। तो इसमें 3 पार्टी है, उसमें सिर्फ 2 पार्टी है, ऐसे लिख देना 2 3। फिर है मेकर, मेकर एंड पेई। देखो इसमें जो मेकर है ना, के नॉट बी द पेई, मेकर पेई नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बंदा पैसा देने के लिए बोल रहा है, प्रोमिसरी नोट है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि ड्रावर जो मेकर होता है वही पेई होता है। याद है ना, मैंने बताया था कि वो खुद को भी पैसे, अपना खुद का नाम भी लिख सकता है या बैंक का नाम लिख लेगा। तो ड्रावर वहां पे पेई होता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में जो ड्रॉयर है वो पेई नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पैसा देने का प्रॉमिस करता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? रुक रहा हूं मैं, अगर पूछना है तो बताओ 2 पॉइंट। एनीबडी? तीसरा, सर हाँ बोलो। आपने बताया जो मेकर है इसमें प्रोमिसरी नोट में, वो हाँ ड्रॉवर है, वो तो ड्रॉ ही होना चाहिए क्योंकि वो पेमेंट देगा वो। बेटा देखो ऐसा है ना, जो प्रोमिसरी नोट होता है ना, उसके अंदर जो ड्रॉई है ना, उसको हम लोग मेकर बोलते हैं, और मेकर को हमेशा ड्रॉयर बोलते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे जो ड्रॉई होता है उसी को हम ड्रॉयर बोलते हैं। तो अगली बार से याद रखना, जब भी प्रोमिसरी नोट में ड्रॉयर बोला है तो इसका मतलब वो ड्रॉई की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम उसको ड्रॉयर के नाम से ही जानते हैं, बिकॉज ही इज द वन हु हैज मेक द प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट बनाने वाला ड्रॉई है वहां पे, तो इसीलिए हम उसको ड्रॉयर ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन होता तो मेकर बोल दिया करो, मेकर। एम आई क्लियर टू यू? पार्टी का नाम चेंज हो जाता यस सर। है। एक्सचेंज में जिसने बिल बनाया वो ड्रॉयर है और उसको पैसा मिलेगा, और प्रोमिसरी नोट में जिसने बिल बनाया वो ड्रॉई है और उसको बोलते हैं मेकर, और उसने पैसा देना होगा। बस यही फर्क है। तो दोनों में पार्टी एकदम उल्टा हो गई। फिर है प्रॉमिस। देखो प्रॉमिसरी नोट के अंदर ना प्रॉमिस करता है और इसके अंदर ऑर्डर देता है। ये तो आसान पॉइंट है, एकदम याद ही रहेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर और प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस। अच्छा, एक्सेप्टेंस। क्या प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत है? ये बताइए। आंसर है नहीं। लिख देना नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा पेमेंट करने वाला है वही खुद बिल बना रहा है, प्रोमिसरी नोट। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है, कंफर्म है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, नेचर ऑफ लायबिलिटी। नेचर ऑफ लायबिलिटी, देखो यहाँ पे जो लायबिलिटी है ना ऑफ मेकर, ये अब्सोल्यूट है। यानी कि यहाँ पे जो जिम्मेवारी है, जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया उसके ऊपर एकदम 100% है कि उसी ने पे करना है। लेकिन जो लायबिलिटी ऑफ अ ड्रॉअर इज सेकेंडरी। यहाँ पे ड्रॉअर के ऊपर लायबिलिटी नहीं होती है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए, इसको ध्यान से समझना। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात चल रही है। ए ड्रावर है, बी ड्रॉई है और बैंक पेई है। पेई है। अब क्या हुआ, ए ने बी को बोला, ऑर्डर दिया कि 3 महीने के बाद तुझे बैंक को पैसे देने हैं, मेरे बैंक को। आपको याद है ना, वो अपना नाम की जगह दूसरे का नाम भी लिख सकते। तो यहाँ पे सेकेंडरी लायबिलिटी हो गई इसके पास। सारी की सारी लायबिलिटी इस बेचारे के ऊपर है। अगर ये बैंक को पे नहीं करेगा तो बैंक इसको नोटिस देगा। किसको देगा पता है? बैंक ए को नोटिस नहीं देगा, बैंक सीधा बी को नोटिस देगा कि भाई तेरा बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइम पूरा हो गया, 3 महीने हो गए और 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिल गया, पैसे क्यों नहीं दे रहा है? और उसको नोटिस भिजवाएगा कोर्ट की तरफ से। ठीक है, और उसके पास कोर्ट की नोटिस जाएगी। तो आप समझ सकते हो, ये सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रावर के पास। लेकिन प्रोमिसरी नोट में सीधा सीधा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आ गया समझ में? आया ना? यस सर। और लास्ट पॉइंट, नोटिस ऑफ डिसऑनर। नो नोटिस इज नेसेसरी टू द मेकर। देखो यहाँ पे ना, अगर डिसऑनर होता है तो इसमें नोटिस की जरूरत नहीं है। किसमें? प्रोमिसरी नोट में नो नोटिस, इसमें नोटिस नहीं भेजी जाएगी। लेकिन अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जो होल्डर होगा, यानी कि मान लो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ी हुई है, अगर मुझे समय पे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं नोटिस भिजवाऊंगा अपने ड्रॉई के पास कि आपके टाइम पूरा हो गया, आप पैसा पे करो। ठीक है, तो यही फर्क है। प्रोमिसरी नोट में नोटिस नहीं भेजा जाता और बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, कोर्ट की तरफ से। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? सर फिर पैसे कैसे लेंगे प्रोमिसरी नोट से अगर वो देखो नहीं ऐसा देता होता तो? है ना, जैसे मान लो मैं ड्रॉयर हूँ और सामने वाला ड्रॉई है। मान लो आप ड्रॉई हो और मैं ड्रॉयर हूँ,
तो मैंने आपको 20,000 रुपए दिए थे और मैंने बोला था 3 महीने के बाद मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप मुझे पैसे दे दोगी। 3 महीने पूरे हो गए, आपने पैसे देने से मना कर दिया। तो मैं ऐसे में नोटिस भेजूंगा आपको, आपके पास कोर्ट की तरफ से नोटिस जाएगी कि आप इनके पैसे क्यों नहीं पूरा कर रहे हो, और आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और हो सकता है आप 2 साल जेल भी हो। रूल यही है, 2 साल तक की जेल हो सकती है। और इसकी कोर्ट पता है कहाँ है? दिल्ली में जो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इसकी कोर्ट है द्वारका डिस्ट्रिक्ट में। देखा होगा आपने, सेक्टर 10 के सामने ही। सेक्टर 10 ये जो मेट्रो स्टेशन है, ठीक है? नहीं तो प्रॉमिसरी नोट में पूछ रही हूँ, क्या? नोटिस पे दे सकते हो ना, प्रॉमिसरी नोट में वो हाँ, पैसे नहीं देता है बना रखा है प्रॉमिसरी नोट में, नोटिस नहीं भेजना है, सीधा आपके ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। इसमें पहले नोटिस भेजा जाएगा कि भाई आपको पैसे देने हैं, याद दिलाया जाएगा। अगर आप तब भी नहीं देते हो तब आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और प्रॉमिसरी नोट में सीधा एक्शन लिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो। यस सर। तो कानूनी रूल है ना, इसको हम बदल नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है कि जरूरत है तो फिर आगे सोचा जा सकता है, लेकिन ये तो कानून है, जो जैसा रूल बनाया गया वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इतना करके रखना है। अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये थ्योरी अगर पोर्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल काफी आसान लगने वाली है। और इसमें हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे और रियल में पढ़ेंगे कि सामान बेचा, फिर उसने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, सारी चीज हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे अब, रियल लाइफ सिचुएशन के। सर हाँ, इसमें हम टाइम से पहले पेमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसे आ गए? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो ड्रॉई के पास पैसे टाइम से पहले ही आ गए तो वो पेमेंट कर सकता है।